आप संजय जरा ये बताइए कि जो आपने कहा कि ये नियम कानून तय किए जाएंगे, ये कैसे तय किए जाएंगे? और आज जो सुनवाई नहीं हुई, जो लिस्टिंग नहीं हुई, उसको लेकर कोई वजह सामने आई कि क्या वजह थी? क्योंकि ये तो पहले से कहा गया था और आज तमाम लोगों को हम देख रहे हैं इस पर प्रतिक्रियाएं देते हुए। तो क्या वजह निकल कर आई कि आज इस तरह से जो लिस्टिंग की बात थी वो नहीं हो पाई? क्योंकि शिवसेना को तो बहुत उम्मीदें थी और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी उनके सहारे उम्मीद लगाए बैठा था। तो इस जो मायूसी के पीछे की वजह क्या, वो बता दीजिए। उसके बाद मैं मुस्तफा के पास जाऊंगा सियासी बरसात को लेकर सवाल पूछने। वो एक पुरानी कहावत है कि बाबा सबको डांटे, बाबा को कौन डांटे। अब कोर्ट से कौन पूछे कि आपने लिस्ट क्यों नहीं किया मैटर। वहां तो ये कहा गया जी वो लिस्ट होना था और आज लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मामला बहुत अर्जेंट है माय लॉर्ड, इसलिए आप इसको आज सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम इसको फिलहाल तो सुनेंगे, चूंकि इसमें बहुत सारी 51 दिनों की छुट्टियों के बाद आज कोर्ट पहली बार खुला है, तो कोर्ट ने ये कहा कि इसमें पीठ भी तय होगी और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए अभी आप स्पीकर को फिलहाल ये कह दीजिए, इसमें कल आपको जवाब देना है, लेकिन कल तक इस मामले की सुनवाई करना नामुमकिन जैसा लग रहा है। लिहाजा आप इसमें स्पीकर को सूचित कर दीजिए कि जब तक हमारा कोई अगला आदेश ना आए तब तक स्पीकर इस मामले में सुनवाई ना करें, यानी चीजें जस की तस बनी रहें। फिर जब हम सुनेंगे उसके बाद ये तय होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो बस इतना ही हुआ और उसके बाद फिर सारे पक्षकारों ने, जब उन्होंने कहा सॉलिसिटर जनरल को कि आप स्पीकर को बता दें, उन्होंने कहा मैं तो राज्यपाल का पैरोकार हूं, लेकिन माय लॉर्ड आपका ऑर्डर है तो मैं उसका सम्मान करते हुए पर्सनली मैं स्पीकर से इस बारे में उनको सूचित कर दूंगा। और उन्होंने भी कहा था कि स्पीकर को सूचित कर दिया जाए कि इस मामले में कोई कदम ना उठाया जाए, कोई सुनवाई ना की जाए। पहले कोर्ट इसे सुन लेगी कि अयोग्यता का मामला कहां टिकता है, क्या रहता है, उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई हो तो बेहतर होगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा भी लगातार हमारे साथ बने। मुस्तफा, आपने सुना संजय को, वो कह रहे थे कि बाबा सबसे पूछे, लेकिन बाबा से कौन पूछे? तो बात तो सही है। अब देखिए, आप दोनों ने छाते भी पकड़ रखे हैं, बरसात दोनों जगह हो रही है, लेकिन जो ये दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से जो छींटे गए हैं महाराष्ट्र के शिवसेना दफ्तर तक, जहां पर यह कहा गया कि सुनवाई नहीं होगी, लिस्टिंग नहीं होगी, तो जरा बताइए सियासी बारिश के बाद वहां का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, एक तरफ आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी सरकार चला रहे हैं। गडचिरोली के जो इलाका है महाराष्ट्र में, वहां पर आज उनका विजिट है क्योंकि बारिश की वहां पर समस्या काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, वो मातोश्री पे जो बैठकें हैं वो ले रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंशियल चुनाव में वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद औरंगाबाद और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी बैठकें चल रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक भूचाल के बाद अपने अपने रास्ते निकल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को जो दुख है वो सरकार खोने का दुख है, अपनों के हाथों सरकार खोने का दुख है, वो अभी भी बरकरार है। कहीं ना कहीं आज जब शिवसेना के कई सारे एमपीज जो है वो मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे, तो ये बातें उठने लगी कि कहीं शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए के बाद उद्धव ठाकरे छोड़ के तो नहीं जा रहे। तो एक तरह से काफी प्रेशर में उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर पार्टी बचाने का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा दिखता है। और इसमें उनकी एक ही उम्मीद बचती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से अगर जो न्याय उनके फेवर में आता है तो शायद वो किसी तरह से एकनाथ शिंदे पर प्रेशर बना पाए या लीगली उनको कोई राहत मिले। लेकिन फिलहाल जब तक वो चीज नहीं होती है, आप कह सकते हैं कि जैसा कि तैसा वैसा चल रहा है। उद्धव ठाकरे अपना कामकाज कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने कामकाजों में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब भी फैसला आएगा तब आगे की बातचीत की जाएगी। जी, अब जरा ये बताइए, इससे पहले मैं संजय के पास जाऊं, एक सवाल आपसे और है। आज सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक हो गई है, होनी बाकी है? कितने सांसद अभी लग रहा है कि शिवसेना के साथ हैं? और एक चिट्ठी भी शायद कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने लिखी थी, जिसमें उन विधायकों का शुक्रिया अदा किया गया जो उनका समर्थन कर रहे थे। तो इसको किस लिहाज से देखा जाए? राष्ट्रपति चुनावों के लिहाज से, अपने आप को निरीक्षण करने के लिहाज से कि भाई कितने बचे हैं या कितने अभी भी खिसक रहे हैं धीरे धीरे? जरा समझाइए इस बारे में भी। जी बिल्कुल, 19 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त शिवसेना के पास है, उसमें से 6 से 7 जो एमपीज है वो नहीं आए थे, जिसमें से ये कहा जा रहा है शिवसेना के सूत्रों के हवाले से कि 2 लोग जो हैं वो बीमार है। कोई लोग जो दमन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आ नहीं पाए, उधर बारिश है इस वजह से। तो ज्यादातर एमपीज जो इस वक्त मौजूद थे उन्होंने ये मांग की है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की कैंडिडेट है उसी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में समर्थन देना चाहिए। वहीं पर संजय राउत जो है उन्होंने इस चीज का आप कह सकते हैं अपोज किया है। उनका ये कहना था कि ज्यादातर जिन्होंने कहा है कि मुर्मू जी को देना चाहिए, वो कितनी संख्या है उन 19 में से? क्योंकि वो काफी कुछ संकेत दे देगा। कितनी संख्या ये है, आप बता सकते हैं इस बारे में?
जी, जो जानकारी दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गजानन कीर्तिकर, उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जितने भी 14 से 15 एमपी जो है शिवसेना के जो मौजूद थे, उन्होंने यही कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि वो महिला है, आदिवासी एक तरह से कैंडिडेट है, और पहले भी अपोजिशन कैंडिडेट को शिवसेना ने सपोर्ट किया था। जैसे कि प्रतिभा पाटिल जब यूपीए के लिए कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट की, तब उन्हें आप कह सकते हैं कि सपोर्ट किया गया था शिवसेना की तरफ से, प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया गया था। तो एक बार फिर से अपोजिशन के कैंडिडेट को हम सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसा शिवसेना के ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उद्धव ठाकरे को कहा है। कुछ लोग जैसे संजय राउत, उन्होंने इस चीज का विरोध करते हुए ये कहा है कि यशवंत सिन्हा को वोट देना चाहिए। तो 1 से 2 दिनों में उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। जी, अब संजय मैं आपके पास आऊंगा यही सवाल लेके। हालांकि ये सवाल महाराष्ट्र की सियासत से, लेकिन क्योंकि ये मामला भी देर सवेर कोर्ट में आएगा, शिवसेना किसकी। अब ये जो 14 सांसदों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मुर्मू जी को समर्थन दिया जाए, इसे आप एक आदिवासी के लिए सम्मान के तौर पर देख रहे हैं, एक महिला को सम्मान के तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, या इसमें भी वही सुगबुगाहट नजर आ रही है आपको जिस लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और जिसको लेकर यह बगावत शुरू हुई थी? क्योंकि खबर तो यह भी है कि देर सवेर उसको लेकर यह मामला पहुंचेगा। किसकी? शिवसेना। आपके प्रश्न के उत्तरार्ध से मैं सहमत हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जगह कोई और भी होते या होती, तब भी ये बागी सांसद उन्हीं का और विधायक उन्हीं का सपोर्ट करते, क्योंकि यहां तो बात मतभेद से मनभेद तक पहुंच गई है। लिहाजा ऐसे में वो कहते हैं कि जब दूरियां बढ़ी तो मतभेद भी बढ़ते गए और फिर ने वो सुन लिया जो मैंने कहा ही नहीं। तो वहां तक बात पहुंच गई है। तो ऐसे में कोई भी होगा तो जो वो करेंगे उसका उल्टा इधर को करना है, या जो ये जिसका समर्थन करेंगे उससे उलट वो जाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो शिवसेना किसकी, ये मुद्दा यहां डिसाइड नहीं होना है। इसके लिए इनको निर्वाचन आयोग जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन और उसमें पार्टी का अंदरूनी जो भी मामला हो, जहां भी पंचायत की जरूरत हो, निर्वाचन आयोग ही पंचायत करता है और निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि पार्टी में, चूंकि उसके लिए बाकायदा सुनवाई होती है। एक पक्ष अगर आएगा कि शिवसेना में चूंकि हमारे लोग ज्यादा हैं और वर्टिकल डिवीजन हो गया है, तो हमें शिवसेना का अधिकार, निशान, प्रधान और विधान, उसके मालिक हम हैं। जो तो दूसरा धड़ा है वो भी अपने दावे रखेगा और उसके बाद फिर दोनों पक्ष अपने अपने दावे रखेंगे। फिर निर्वाचन आयोग उसका विश्लेषण करके तय करेगा कि आखिर शिवसेना का जो पुराना निशान, विधान और प्रधान है वो किसके पास जाए, और या फिर उसे सीज कर दिया जाए और दोनों को अलग अलग निशान के ऑप्शन दिए जाएं कि आप कौन सा चुनाव चिन्ह लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको और हमें और बाकी हमारे दर्शकों को याद होगा कि जिस समय रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस, इन दोनों के बीच जब लोक जनशक्ति पार्टी किसकी इस पर विवाद हुआ था, तो निर्वाचन आयोग ने उसको पुराने चुनाव चिन्ह को और नाम को फ्रीज कर दिया और दोनों को कहा कि आप दोनों में से अलग अलग चीजें ले लें। तो इस तरह से बहुत सारे ये उदाहरणों से भरा पड़ा है इतिहास। इसे तय करना, चूंकि जिस समय शिवसेना पर कब्जे की बात हुई थी उस समय कानून के जानकारों ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मिनटों के लिए इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर यह कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, वो सारा तय करना निर्वाचन आयोग के ज्यूरिसडिक्शन में है। तो अब निर्वाचन आयोग में ये सारे लोग जाएंगे, लेकिन वो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। अभी तक किसी ने पत्ते खोले नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर तो ये तय है कि राष्ट्रपति चुनाव एक क्लियर कट डिवीजन जरूर लेकर आएगा, क्योंकि इस विवाद के बाद सबसे बड़ा, इससे पहले कि जो चुनाव हुए हैं स्पीकर के, उसमें तो सारी चीजें समझ में आ गई और शक्ति परीक्षण में आ गई। अब लेकिन उसका एक्सटर्नल जो लिटमस टेस्ट है वो राष्ट्रपति चुनाव में सामने आ जाएगा।